बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। इस नए लेक्चर में हम एक नया कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा सा मैंने इसके मतलब शायद पहले बताया भी हो। ठीक है ना जी। ये टॉपिक क्या है, हम जो इसमें डिस्कस करेंगे, हमने डिस्कस करना है वर्ड रिस्पॉन्सिव। समझ रहे हैं? मैंने थोड़ी सी इसकी झलक पहले आपको दी हुई है कि आपने हमने प्रॉपर्टी भी एक पढ़ी हुई है। ठीक है, अभी आप इसको फोकस करें। ये वर्ड जो है ना, ये रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है? रिस्पॉन्स दे, यानी कि जो जिस तरह की डिवाइस हो तो आपकी लेआउट उसके मुताबिक उसको रिस्पॉन्स दे। कि ब्राउज़र जो है वो रेंडरिंग करे, लेकिन जो जब वो डिवाइस जो डिस्प्ले हो रही है ना जिस डिवाइस के ऊपर, ठीक है, तो उसके मुताबिक ही उसकी लेआउट एडजस्ट करे। ये है सारा रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है। शुरू शुरू में हमें है ना सीएसएस के थ्रू खुद रिस्पॉन्सिव करना पड़ता था। आपको हमें बड़ा कुछ हेड मेटा टैग में लिखनी पड़ती थी, कहीं है ना उसकी स्क्रिप्ट लिखना पड़ता था कि आप इसको रिस्पॉन्सिव, क्योंकि ब्राउज़र का बड़ा इशू आ जाता था। ये मैं अर्ली 2005 या 2006 में बात कर रहा हूँ, या इंटरनेट एक्सप्लोरर 4 5 6 जो होता था। इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए हम अलग कोड लिखते थे, क्रोम होता था उसके लिए अलग, और फायरफॉक्स ये स्क्रिप्ट हमने हर पेज में शुरू में लिख देते होते थे कि यार अगर तो ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, आई हो, तो वो स्क्रिप्ट के मुताबिक इसके लेआउट को ऐसे रिस्पॉन्सिव करे। ठीक है ना। तो अगर ग्रोम है तो उसको ऐसे मुताबिक लेआउट सेट करे, क्योंकि लेआउट ब्रेक हो जाती थी, डिफरेंट वेरी करती थी ब्राउज़र के ऊपर। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड को फॉलो करने सारे ब्राउज़र, तो अब ये इशू नहीं आता। अब आपकी जो आपने जो है आपका फ्रेमवर्क में आप कोई अपनी सीएसएस लिख रहे हैं, तो वो ये सारे ब्राउज़र उसको एक्नॉलेज करते हैं। तो वहाँ से हम इसको आपका जो यानी कि पेज है, क्योंकि स्मार्टफ़ोन आ गए हैं, स्मार्टफ़ोन आ गए, टैबलेट आ गए, इस तरह की सारी गैजेट जब आ गए हैं ना, तो आपकी लेआउट की जो ना इसकी काफ़ी वर्किंग हुई। उसके बाद हर चीज़, अब ये देखिए, ये रिस्पॉन्सिव, ये आपका डिज़ाइन होना शुरू हो गया। अब ये जो लेआउट नज़र आ रही है आपको, ये जो है, ये देखें, इसको क्लियर करें ज़रा। ये जो लेआउट है, एक तो मैं इस लें, ये आपका देखें स्मार्टफ़ोन है। इसमें भी आप अपनी वेबसाइट या ऐप खोलें तो न आपको लेआउट का इशू नहीं आता। आप टैबलेट पे भी खोलें तो उस पे भी कोई इशू नहीं आता। ऐसा ही है। ठीक है, ये अगर टैबलेट है, ये वाला, ये ले, तो क्लियर करें। ये टैबलेट है, इस पे भी आप खोलते हैं, देखें वो सेम आप देख रहे होते हैं आपका वेब पेज, और आपका जो स्मार्टफ़ोन है उस पे भी ये लेआउट नज़र आ रही है। अगर यही चीज़ आप अपने लैपटॉप पे देखें तो वहाँ पे भी ये आपका पेज नज़र आ रहा होता है। ठीक है। अब मैं वन लाइनर आपको अगर दूँ इसका, कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपने पूरे इस लेक्चर में क्या मुझसे समझना है, तो इस कंसेप्ट को जो दे रहा हूँ ना, इसको आपने ज़हन में रखना है कोई भी चीज़ इसको समझने के लिए अब। ठीक है। क्या, कि जैसे मैंने इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो ये देखिए, मैं इसकी सपोज कर रहा हूँ, अभी मैं टैबलेट पे हूँ, तो देखें लेआउट एडजस्ट हो गई। मैं इसको श्रिंक करता हूँ, ये देखें, ये स्टैक बनना शुरू हो जाएगा। स्टैक आपके जो ये जो एलिमेंट है ना, ये देखें नेव बार का कैसे बिहेव कर रही है। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो जैसे जैसे उसको स्पेस मिल रही है, तो नेव बार अपना का आइकॉन अपीयर किया जा रहा है। नहीं मिल रही है तो नहीं दे रहा है। ठीक है, जितने पॉसिबल थे उसने शो कर दिए। और बाकी भी आप लेआउट देखें, ये देखें, जब आप इसको एक लेवल तक एक ऐसा लेकर जो स्मार्टफोन आपने डिफाइन किया होगा, तो ये देखें, ये आइकॉन क्यों आ गया, पहले तो नहीं था। इसकी एचटीएमएल में कोड आपने लिखा हुआ ना, कि भाई आपने डिवाइस सेट करनी है, उसके मुताबिक
अगर तो विड्थ जो है आपके ब्राउज़र वो टैबलेट या इसके डिवाइस के मुताबिक हो तो आइकन होम आपने ये शो करना है, इस पे इफ एल्स लगा हुआ होगा। समझ रहे? कि अगर तो स्मार्ट डिवाइस है आपकी विड्थ इतनी नहीं है तो आइकन आपने ये चेंज कर देना है। ठीक है? अब देखिए ये स्मार्टफ़ोन होता है तो हमें पता है कि स्मार्टफ़ोन के लिए जो स्टैंडर्ड आइकन चल रहे हैं ना ये हम जब फ़ॉन्ट्स और आइकन्स पढ़ेंगे ना आपको उसमें हम आपको डिटेल में देखेंगे कि जो जेनेरिक आइकन जो हम यूज़ करते हैं वो हर पर्पज़ है हर आइकन का होता है। ऐसा ही है? ठीक है? अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखो ये स्टैक में खुलेंगे आपके लिंक सारे, ये लो। आ गए जैसे उधर शो हो रहे थे और स्क्रॉल बार देखो साथ ही इसके इधर आ गया है। अब मैं इसको अगर ओपन करूँ ये लो, ये किधर चले गया? समझ आ रही चीज़? इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस कि आपकी जो लेआउट डिज़ाइन है वो रिस्पॉन्सिव हो, रिस्पॉन्सिव टू व्हाट? रिस्पॉन्सिव टू ईच डिवाइस दैट इट विल बी डिस्प्ले ऑन दैट डिवाइस। ठीक है ना? इट मे बी आपकी वो स्मार्टफ़ोन हो, टैबलेट हो या डेस्कटॉप हो या इससे भी अब 40K एलईडी आ गई हैं। ठीक है ना? उससे 4K एलईडी जो है वो देखें उसके ऊपर भी अगर आप वेबसाइट खुले आपकी तो वो उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करे वो आपने पिक्सेल्स हर चीज़ को। ठीक है? तो ये चीज़ है। अब इसको हम इसका कोड थोड़ी-सी एक हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी हुई है, वो ही प्रॉपर्टी यूज़ होनी है। ठीक है ना? वो क्या थी व्यू पोर्ट पढ़ी हुई थी आपने। व्यू पोर्ट का ही मैसिव यूज़ होगा इसमें कि उस क्योंकि वो बता देती है व्यू पोर्ट कि आपकी विड्थ डिवाइस जो विड्थ क्या होगी, वो आप कहते हो ये इसकी विड्थ जो डिवाइस जो होगी उसके मुताबिक होगी। ठीक है ना? लें जी, अब पढ़ें इसको। अब समझ रहे हैं ना हमने पढ़ना क्या है? रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज़ अबाउट क्रिएटिंग वेब पेजेस। ऐसे वेब पेजेस वो क्रिएट करेगा जो दैट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस, हर डिवाइस के ऊपर वो ठीक लगेंगे। ठीक है? रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट। ये ऐसा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है जो अपने हमें बताना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली क्योंकि हमने उसको हार्ड कोड कर दिए होते हैं पीछे। ठीक है? तो वो उसके हर डिवाइस के मुताबिक उसकी स्क्रीन के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करता है। डिफरेंट साइजेस एंड व्यू पोर्ट्स, जो डिफरेंट व्यू पोर्ट्स होंगे उसके मुताबिक। ओके है? लें जी। अब कहता है बस इसको ख्याल रखा करो जब ये पॉज होती है। अब पता नहीं मेरे पता नहीं कहाँ से ये पॉज हुई थी। अच्छा भी है चलो। अच्छा जी, व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब, अब कह रहा है कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। हम कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज अबाउट यूजिंग HTML एंड CSS। कि वो HTML डेफिनेटली बैकएंड में तो HTML CSS यूज़ हो रही है ना कि अपने आप को ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट किए जा रहा है। तो वो क्या एडजस्ट किए जा रहा है? वो रीसाइज़ कर रहा है। कभी हाइड कर रहा है, कभी रीसाइज़ कर रहा है। हाइड की मैं एग्ज़ाम्पल दूँ? अभी मैंने दी थी आपको कि क्या देखो जब भी उसका साइज़ स्क्रीन का चेंज हुआ, उसने होम का आइकन चेंज करके अपने आप को दूसरे आइकन तो ये आइकन हाइड हो गया और दूसरा आइकन अपीयर हो गया। बाकी वो रीसाइज़िंग भी कर रहा है। ये रीसाइज़िंग हो रही है, ये देखिए रीसाइज़िंग हो रही है। अब ये देखें इनके आइकन चेंज हो गए। होम आगे चले गया और एक और आइकन आ गया अपीयर हो गया, ये ले। अब वो गायब हाइड हो गया जो स्मार्टफोन के लिए आइकन था और होम आ गया। होम गायब नहीं हुआ लेकिन दोनों जस्ट एक साइड आ गए। ठीक है ना? तो ये वो कह रहा है कि HTML और CSS जो है ना वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही होती है, वो रीसाइज हो रही होती है, वो हाइड हो रही है, वो श्रिंक हो रही है। समझ रहे हैं? इनलार्ज हो रही है, बड़ी हो रही है। ठीक है? अब ये चार चीज़ें हो रही होती हैं और एक्चुअली पीछे HTML एलिमेंट वो CSS के आप उसको एडजस्ट कर रहा होता है। किसको? एलिमेंट को। टू मेक इट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस, कि आप सारी डिवाइसेस कौन कौन सी डेस्कटॉप टैबलेट्स एंड फोन इन सब के ऊपर आपको वो एडजस्ट करवाते हैं। कहता है जी ये मैं कोड देता हूँ, अब मैं इसको बड़ा करता हूँ स्क्रीन को, ये लें। ये कहता है जी ट्राई करें। अच्छा जी, आज का जो हम लेक्चर मेरे ख्याल हम इसी के ऊपर इनकी एडिटर के ऊपर करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इन्हीं के एडिटर पे आएगी यहाँ पे। अब ये एक उन्होंने वेबसाइट दी है, ये लें। उन्होंने एक टेम्पलेट एक किस्म का ये देख के हेडर है, ये फुटर है और ये क्या है एक फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है, उन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है। एक सेक्शन है जिसमें ये तीनों लेफ्ट
एक ये आर्टिकल, एक ये आर्टिकल होगा, यहाँ ये साइड बार हो जाएगी, इसको राइट कर दिया, ठीक है ना। तो ये उन्होंने एक लेआउट बनाई हुई है आपको ना वेबसाइट दिखाने। अब ये लेआउट ये देखें, ये देखो इमेज भी अपने आप को छोटा किए जा रहा है और टेक्स्ट भी रीअरेंज हो रहा है, रीसाइज हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है, वो सारी चीज़ें वो बता रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं इसकी अब आपको कोडिंग दिखाऊं तो ये देखो इन्होंने सारा काम डिव में किया है। कोई वो जो बेसिक एलिमेंट थे ना, स्ट्रक्चर जो था हेडर फुटर आर्टिकल साइड सेक्शन, कोई भी यूज़ नहीं किया डिव को, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर डिव से ही काम चलाया जाता है, डिव इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको समझाना शुरू करूँ अब आपको, अब मुझे कोई मुश्किल नहीं, एक कंटेनर होगा, देखें बॉडी है, बॉडी के अंदर ये कंटेनर है जिसका बैकग्राउंड कलर दिया और पैडिंग दी हुई है। अच्छा, इसको इन्होंने कोई भी कंटेनर बनाया ही नहीं है सर एक्चुअली, ये सेक्शन अलग है, ये देखें ये ओवरफ्लो ऑटो है, तो ये और इसका ये डिव इधर क्लोज हो रहा है, ये कंटेनर हो सकता है, ये देखें इसका, क्योंकि इसका क्लोज करें ये क्लोज हो गया, ठीक है। फिर डिव क्लास मेन जो है, मेन इधर क्लोज होगी, ये राइट पे चलेगी, ये देखो क्लास का नाम दे दिया ना, उसका फ्लोट राइट करना है उसने, ठीक है। ये लें, ये डिव इधर बंद हो, ये देखें ये डिव जो था ऊपर ये है पूरा डिव, डिव स्लाइड बैकग्राउंड ये कौन सा है अब, ये फुटर हो गया उसका, फुटर है ना ये, बात ठीक है, ये ले। अब इसके आपने थोड़ी सी सी एस एस मैं सब समझाऊंगा, मैंने करवानी नहीं अभी, क्योंकि हमने पढ़ी नहीं हुई इतनी सी एस एस, तो हम इतना ज़्यादा इसको ना बौद्धरा भी करेंगे, जस्ट हमने एक्चुअली डिज़ाइन समझना है, मकसद हमारा रिस्पॉन्सिव को समझना है, ना कि सी एस एस के मैं प्रॉपर्टी समझानी शुरू कर दूंगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि ये वही चीज़ है, मेन मेन्यू एक जो है मेन, देखो उसको फ्लोट लेफ्ट किया उसने, और मेन कौन सा है आपका, ये वाला, ये कंटेनर है, और ये जो है मेन है, एक ये मेन्यू हो गया, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये मेन्यू को फ्लोट लेफ्ट कर दिया, ये वाला, इसका कंटेंट लेफ्ट हो गया, ये राइट एक्स वगैरह जो भी है फ्लोट लेफ्ट, ठहरे दिवाग ट्रांसपोर्ट ये वाला है, तो फिर ऊपर वाला ये वो कौन सा होगा, वो मेन होगा, उसका डिव कौन सा, उसका देखो स्टाइल फॉन्ट डिव बैकग्राउंड, ये देखो ना ये जो आ रहा है, ये इसकी क्लासेस में दी है, स्टाइल नहीं दी है, बैकग्राउंड कलर पैडिंग 15 इनलाइन कर दी है, और ये जो है रीसाइज, अच्छा H1 और H3, H1 और H3 की उन्होंने अलग से तो नहीं कर दी होगी सी एस एस, कुछ भी नहीं किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर दिया है, पैडिंग 15 पिक्सल दे दी है, अच्छा फ़ॉन्ट फैमिली ऊपर कुछ दिया होगा इन्होंने, है ना, मेन्यू फ्लोट लेफ्ट, मेन्यू आइटम, हाँ, और टैक्स भी, अच्छा। तो ये कंफ्यूजिंग कर रहा है आपको ऐसे ना, बस हम इसको ज़रा सेक्शन करते हैं इसके, ये लें ये मेन्यू है, इसने तो लेफ्ट पे जाना है, ये है चलें आ गया, ये इसने भी लेफ्ट पे आना, दिवाक वाला ये मेन क्लास है एक्चुअली आपकी, जिसके इमेज वगैरह ये हैं, ठीक है। और ये मेन क्लास भी आपकी देखें फ्लोर लेफ्ट पे ही होगी, ये लेके ये भी लेफ्ट पे जा रही है, मेन्यू भी और मेन्यू आइटम भी जा रही हैं, अच्छा। फिर आपकी ये जो राइट क्लास है, ठीक है, इसको भी करेंगे तो राइट वाले को किधर है, ये देखो फ्लोट, तीनों लेफ्ट, यानी कि आपका वही कॉन्सेप्ट, नहीं तीनों लेफ्ट करेंगे, ये भी लेफ्ट हो जाएगी, बाकी आपने उसके जो क्या दे रहा है उसको वो समझने, आगे वो मीडिया क्यूरी चला रहा है ये ना, इसको मैं आगे समझाऊंगा ना, ये मीडिया क्यूरी क्या कौन सी होती हैं इसमें। अब इसको अगर मैं
इसका तो नहीं बताने की ज़रूरत है मुझे अभी। ये मेन लेफ्ट ये क्योंकि इतना आपको मैंने कराया आप खुद समझ सकते हैं। अगर कोई नई हमारी नई क्लास ले रहा है तो वो जो पुराने लेक्चर वो देख के तो उसको ये चीज़ समझ आ जाएगी जो हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये उसने बस जस्ट उसकी पैडिंग विड्थ और फ्लोट और ओवरफ्लो सेट किया हुआ। ओवरफ्लो मैंने बताया हुआ हिडन क्यों होता है और क्यों होता है, हमने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल बहस की हुई है। ठीक है, ये नहीं एक नई चीज़ है मीडिया क्यूरी, इसके ऊपर हमने बहस नहीं अभी की क्योंकि ये CSS की प्रॉपर्टी है तो हम CSS में देखेंगे। इसमें मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ, देखिए मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल के ऊपर वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। ठीक है, किसको? मेन्यू को, मेन को, राइट को, समझ रहे हो? तब वो विड्थ क्या जो अवेलेबल विड्थ होगी वो 100% यूज़ करेगा। यही है, ये देखो ये 500 पिक्सल है ना, ये देखें आप 500 पिक्सल या उससे ज़्यादा हो ना, मैक्सिमम जो मैक्सिमम कहते हैं 500 होगी तो आपने 100% विड्थ रखनी है। अगर 500 नहीं होगी तो फिर आपने रिस्पॉन्सिवनेस शुरू करनी है, यानी कि रीसाइजिंग, समझ गए? टेक्स्ट को रीशिंक और हाइड और ये वगैरह जो चीज़ें हैं तब आपने ये शुरू करना है। किन के ऊपर? इन क्लासेस के ऊपर। वे तीनों मेन, एक आपका ये डिव है, एक ये डिव है, एक ये डिव है। ये डिव तब रिस्पॉन्सिव होने शुरू होंगे जब आपकी विड्थ 500 पिक्सल से देखना अब ये कोई फ़र्क पड़ रहा है, जस्ट टेक्स्ट एडजस्ट हो रहा है, अब उसको फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। ये देखिए इमेज पहले कम नहीं हुआ, ठीक है ना? मैक्सिमम 500 पिक्सल पे उसको एक मैं आपको ना इधर और दिखाता हूँ, इन्होंने एक और दी हुई थी एग्जांपल। किधर गई वो बॉक्सेस वाली डिस्प्ले हो, हाँ ये वाली। ये देखो इसमें जो है ना, इसका अगर मैं इसको ट्राई करूँ, ये देखें, खोलें इसको ज़रा। अब इसमें मीडिया क्यूरी कितनी दी हुई है? 800 पिक्सल। 800 पिक्सल पे इसने अपने आप को मैक्सिमम विड्थ पे एडजस्ट रखना है। 50 ये कितनी है? ये बॉक्स ये बॉक्स जो कह रहा है ये इसका है 20 पिक्सल। ये राइट की 20 पिक्सल, ये कितना हो गया? 40%, 60% ये है। टोटल विड्थ अगर 100% का कहूँ तो 40%, 20%, 20% और ये 60%। और इस पूरे 100% ने अपने आप को जस्ट कितने पिक्सल पे रखना है? 800 पिक्सल पे। ये स्टैक कब होना शुरू होगा? स्टैक मतलब ये तो अभी हॉरिजेंटल है ना, ये हॉरिजेंटल 800 पिक्सल तक हॉरिजेंटल और उससे ऊपर भी रहेगा। ये देखें हॉरिजेंटल ही रह रहा है। आप देखिए ये स्टैक कब बनना शुरू होगा? जब 800 पिक्सल से आप नीचे जाना शुरू होंगे। ये स्टैक बना है। अब यहाँ से भी तो देखिए ये 100 पिक्सल है आपकी, इसकी आप निकाल लेना, ठीक है। कहता मेक श्योर यू रीच दी बैक ब्रेक पॉइंट एट 8 पिक्सल रीसाइजिंग द फ्रेम। ये ऊपर आ रहा है रिजल्ट रीसाइज हो रहा है ना, ये देखो आप 800 से नीचे शुरू, ये देखें जैसे ही 800 से मैं जस्ट मेरा मकसद था आपको ये चीज़ समझाना कि मीडिया क्यूरी क्या करती है। कि मीडिया क्यूरी में आपने एक रूल सेट कर दिया कि मैक्सिमम विड्थ जो है ना आपने इतनी मेंटेन रखनी है, और जब ये आप ब्रेक हो ये विड्थ तो फिर आपने जो मैंने आपको क्लासेस नाम दिए हैं ना उसकी विड्थ आपने 100% यूज़ करनी। दिस विड्थ इज 100% व्हेन द व्यू पोर्ट इज 800 पिक्सल। अगर जब ये 800 पिक्सल नहीं होगी तो फिर आपने ये वाली रूल जो आपने लगाया ना CSS का रूल, ये नल एंड वाइड हो जाएगा। फिर वो अपने आप को रिस्पॉन्सिवनेस में ले जाएगा, और रिस्पॉन्सिवनेस में फिर क्या करेगा? वो स्टैक करेगा, वो हर चीज़ को श्रिंक करेगा। वो अगर इमेज है तो उसको भी कम करेगा, श्रिंक करेगा। वो टैक्स है उसको भी करेगा। वो अगर बैकग्राउंड दिया हुआ है, ये देखें ये बैकग्राउंड कलर ये कम हो जा रहा है, ले अपने आप को एडजस्ट किया जा रहा है। ये देखें, इसको बोलते हैं बेटे रिस्पॉन्सिवनेस, समझ गए? बाकी अब सारी जो है ना कहानी सारी CSS की है कि आपने इसको कैसे करना है, तो वो मैं अब आपको समझाई जाता हूँ। ये लें कहाँ तक थे। कहता है ये जो प्रॉपर्टी है ना सेटिंग द व्यू पोर्ट, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एड द फॉलोइंग मेटा टैग टू ऑल यूर वेब पेजेस। कहता है आपने हर एक वेब पेज में आपने ये जो मेटा टैग की प्रॉपर्टी व्यू पोर्ट है ना, नेम व्यू पोर्ट,
कंटेंट देना है क्या, विड्थ देनी है कि डिवाइस विड्थ, जो डिवाइस की विड्थ उसके मुताबिक अपने सेट करे। और इनिशियल स्केल जो है 1.0, जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें भी मैंने ये काफ़ी डिटेल में आपको जब उसको लेआउट डिस्कस की तो उसमें ये बता दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये अब आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब जो मैंने करके देखा वही है, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई थी कि आपने इसको स्मार्टफोन में है ना इन दोनों को ओपन करके देखना है, एक व्यू पोर्ट के बगैर है, एक व्यू पोर्ट के साथ है, तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। इफ़ यू आर ब्राउजिंग दिस पेज ऑन फोन और टैबलेट यू कैन क्लिक ऑन द टू लिंक्स अबव दिस और आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। अब जो रिस्पॉन्सिव इमेजेस क्या हैं, इसमें जो है ना दो चीज़ें, एक टेक्निकल हैं, बस उसका हमने क्या वो बता देता हूँ। कहता है जी, एक ये जो विड्थ है ना, ये प्रॉपर्टी इसकी और मैक्सिमम विड्थ, इस दोनों में कंपैरिजन हमने करना है कि जब विड्थ आपने ये स्टाइल में विड्थ दी थी तो आपने आपने जब इमेज देते हैं तो आप विड्थ और हाइट खुद देते रहे हैं अभी तक, नहीं समझे? ये ज़रा करें ना इसको। ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना, आप IMG टैग, ये टैग, इसमें आप सोर्स देते हो इमेज का, ऐसा ही है, ये सोर्स दिया और फिर आप कहते हो आल्ट उसका कि ये इमेज किसके मुतल्लिक है, ऐसा ही है। ये लें, अब यहाँ मैं दे रहा हूँ, यहाँ आप देते होते थे विड्थ कि इस इमेज की विड्थ कितनी है, आप कह रहे हो कि यानी कि 400 पिक्सल है, ऐसा ही देती है ना, ये लें। और आप कहते हो हाइट कितनी है, आप कहते हो कि 400 पिक्सल ही हाइट है, ऐसा ही देते होते हैं ना। ये टैग क्लोज हो गया। तो यहाँ जो अब रिस्पॉन्सिव, अगर जब आप ये वाली जब दे दोगे ना विड्थ और हाइट ऐसे हार्ड कोड कर दोगे तो फिर इमेज अपने आप को रिस्पॉन्सिव नहीं बनाएगा। वो जब उसको अवेलेबल, ये वाली जब उसको पैरामीटर अवेलेबल होंगे ना तो इमेज शो हो जाएगा। जब ये इससे कम जाएगा तो इमेज नज़र ही नहीं आएगा, समझ गए? तो इसको आपने जब आल्ट इमेज यूज़ करने हैं ना, तो आप वो कहता है कि आप ना स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करें और उसमें जो है ना, ये देखें इमेज के अंदर आप स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए क्या कर दो, विड्थ जो है, ठीक है, आप कह लो कि ये 100% है, ठीक है। ये जो विड्थ है ना, आप कह रहे हो कि आप इसको परसेंटेज में आपने देना है, समझ रहे? ये चीज़ अगर आप परसेंटेज में दोगे ना, तो एक तो इमेज का साइज़ सपोज़ करें, लेकिन इसमें भी इशू होगा, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। इसमें भी क्या है, इशू होगा इसमें भी। क्या क्या हो जाता, वो जो पिक्सल होंगे है ना, पिक्सल, वो क्या होंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, इमेज की क्वालिटी डैमेज हो जाएगी। क्यों? उ, उस क्यों का, क्योंकि जो ओरिजिनल साइज था इमेज का वो क्या है, वो ये एक्सपोज करें 400 बाई 400, ये लें 400 हाइट है, 400 उसकी वेट है इमेज की, आप उसको डिस्प्ले कर रहे हैं किसके ऊपर, ओ भाई आप उसको, मैं रेड ले लेता हूँ, मैं आप उसको इमेज को डिस्प्ले कर रहे हैं सपोज करें 800 बाई 800, समझे? तो इमेज तो जो एक्चुअल ओरिजिनल साइज है इमेज का पिक्सल में वो ये था, अब आप डिस्प्ले कर रहे हो तो इमेज पिक्सल फटने शुरू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्वालिटी में उसमें इशू आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसका हल वो होता है ये, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस में वो ओके है। अगर आप कहेंगे इमेज रिस्पॉन्सिव हो गया, वो चीज़ हो जाएगी, वो जिस तरह वो आप डिवाइस को आप छोटी या बड़ी होगी ना उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कीजिएगा, वो छोटे से छोटे साइज में भी आ जाएगा इमेज, ये देखें वो बड़े से बड़े बड़े साइज में भी आ जाएगा, इस इमेज में भी शो हो जाएगा, इस साइज में भी शो हो जाएगा, समझ रहे हैं? क्या इमेज, इसको क्लियर करें आप, समझ रहे हैं?
अब मैं आपको ये रिस्पॉन्सिव इमेज बताता हूँ। रिस्पॉन्सिव इमेजेस आर इमेजेस दैट स्केल नाइसली टू फिट एनी ब्राउज़र। ऐसे इमेज जो हर साइज़ के मुताबिक आपने रिस्पॉन्सिव कर लें, ठीक है? Using the width property, if the CSS width property is set to 100%, the image will be responsive and scale up and down. कहता अगर आपने CSS की प्रॉपर्टी जो है ना 100% सेट कर दी है ना, तो इमेज अपने आप को ना वो अप और डाउन आप करते हैं ना, साइज कम या ज़्यादा करते रहें, तो वो अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। समझ रहे हैं? इसका डेमो ये इन्होंने दिया है, ये देखो। स्टाइल की विड्थ क्या की है, 100% यूज़ की है, ठीक है? वैसे तो ये अब CSS डिस्कस हो रही है, हो तो रिस्पॉन्सिव नहीं हो। अच्छा ये देखो, अब इमेज की जो विड्थ क्या है, 100% आप यूज़ कर रहे हो। अब ये इमेज है ना, देखना छोटे पे छोटे साइज पे भी ये एडजस्ट हो रहा है, अपने आप को कर रहा है। ये देखो कर रहा है कि नहीं? ये है कि आपने जो अवेलेबल विड्थ है 100% यूज़ करनी है। जो अवेलेबल उसके पास विड्थ है, इसके ऊपर अभी सपोज करें ये जो अवेलेबल, ओहो, अभी जो अवेलेबल विड्थ है वो क्या है, सपोज करें ये जो विड्थ है और ये हाइट है, ये बनती है 200 उसकी कह लें, कर लें हाइट है, और 150 उसकी, इसको गलत हो जाएगा, ये ऐसे नहीं बन रही, ये 150 बन रही है, मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट, आप अप्रोक्सीमेट ले लें, इसकी विड्थ है और 200 इसकी हाइट बन रही है। तो जो अवेलेबल ये सा अवेलेबल उसके पास, उसने उसके मुताबिक इमेज को एडजस्ट कर दिया, यानी कि रिस्पॉन्सिव कर दिया। अच्छा, अब इस किसका, इसका ये जो हमने उसको कह दिया था ना कि आपने इमेज की साइज विड्थ क्या दे दी थी, 100%, ठीक है ना? अच्छा, अब इसको करें बड़ा, ये देखें, अब वो इमेज जितना मर्जी बड़ा है, वो उसका एक्चुअल साइज जो भी हो, वो लेकिन वो जो अवेलेबल है उसके मुताबिक अपने आप को किया जाए। एक्चुअल साइज अगर इस इमेज का आप सपोज करें, मैंने कहा था ना कि 400 है, 400 बाई 400 है, लेकिन अब जो डिस्प्ले हो रहा है, ये कितना साइज हो रहा है, ये डिस्प्ले, ये देखो कितना हो रहा है, 1600 विड्थ आ रही है और 800 हाइट आ रही है, लेकिन इसमें क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाएगा। ये इमेज हो सकता है ये 4K हो, समझ रहे हैं ना, ये इसकी क्वालिटी इतनी 4K हो इसकी, यानी 4000 उसकी पिक्सल जो है उसकी विड्थ है, और 4000 पिक्सल उसकी हाइट है, इसमें उसके मुताबिक ये इमेज आपको ये एडजस्ट कर सकते हैं। हमने SV इमेज पढ़े थे ना, मैंने वो उसमें बताया था थोड़ा सा, मेरा शायद इसमें पढ़े तो नहीं, लेकिन जब RGB का टॉपिक किया था मैंने, उसमें मैंने कहा था जब कि फ़ोटोशॉप में आप जब इमेज आपने ना, ए इमेज की जो एक्सटेंशन SVG शायद इस तरह की हो, वेक्टर स्केल के हो, ठीक है ना? तो वो इमेज वो जितनी मर्ज़ी वो आप हाइट पे ले जाएँ, विड्थ पे ले जाएँ, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, वो उसके पिक्सल क्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा। बिल बोर्ड मैंने कहा था कि साइन बोर्ड जो लगे होते हैं बिल बोर्ड, ठीक है ना, उनके ऊपर SVG टाइप ही इमेज होता है, फ़ोटोशॉप पिक्सल में नहीं होता वो इमेज। फ़ोटो ये देखें, ये जो है ना वेक्टर स्केल है, ये फ़ोटोशॉप है, किधर गया? ये फ़ोटोशॉप, ये वाला, ठीक है ना? ये इसका एडोब इलस्ट्रेटर, ये वाला। इलस्ट्रेटर में हम इसमें इमेजेस वगैरह, आइकॉन वगैरह, यानी लोगो शोगो बनाते होते हैं, तो हमें उसमें डिफरेंट टाइप दे देता है, ठीक है ना? अच्छा, इन सबको अब करें क्लियर, जो समझानी थी मैंने चीज़ें वो आपको आ गई है समझ, ठीक है? अच्छा जी, अब हम इसको पढ़ते हैं, ये आपको समझ आ गई है, इस ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। कहता है जी, नोटिस दैट इन द एग्जाम्पल अबव the image can be scaled up to be larger than its original size, कि आप उसके ओरिजिनल साइज से भी बड़ा कर सकते हैं। अ बेटर सोल्यूशन इन मैनी केसेस, लेकिन ये बेटर सोल्यूशन नहीं है, कहता है ये आपको ये तो बात, क्योंकि क्वालिटी का आप कंप्रोमाइज़ अगर करना है तो फिर कर दें आप 100%। अगर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करनी किसकी, इमेज की, इन मैनी केसेस विल बी दी टू यूज़ दी, तो आप कहता है फिर मैक्सिमम विड्थ की प्रॉपर्टी यूज़ करें, अगर आपने क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है। समझ रहे हैं? कहता है यूजिंग द मैक्स विड्थ, जो आपने मैक्स विड्थ बता दी होगी ना, वो उतनी ही रहेगी। ठीक है ना? अब ये देखो ज़रा,
कहता है इफ़ द मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी इज सेट टू 100% द इमेज विल स्केल डाउन इफ़ इट हैज़ टू। अगर आपने उसको स्केल करना है ना तो वो नीचे हो जाएगा, बट नेवर स्केल अप टू बी लार्ज, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा जो आपने वही मीडिया क्यूरी में बता दिया था कि 600 पिक्सल है तो 600 पिक्सल में आपको एडजस्ट करो, ठीक है ना। जब इससे नीचे आए तो आपने ब्रेक हो जाना है। उसमें ये था ना, ब्रेक हो जाता था, रिस्पॉन्सिवनेस में आना शुरू हो जाता था। इसमें वो कह रहा है कि अगर मैक्सिमम विड्थ आपकी 400 पिक्सल है ना, तो 400 पिक्सल पे जब आएगा ना तो वहाँ रूल लग जाएगा उसका, जो आपने मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेट की है, इससे नीचे आपने डाउन नहीं, रिस्पॉन्सिव नहीं होना। समझ रहे? हाँ, उसके ऊपर ये आपको दिखाऊंगा तो फिर आपको पता नहीं। इसको करेंट ट्राई ये लें। अब ये देखो, मैं साइज बढ़ा रहा हूँ, वो इमेज का साइज नहीं बढ़ रहा। समझ रहे? ऊपर कितना साइज है, 13 है, तो इसका कितना इन्होंने मैक्सिमम साइज, ओरिजिनल साइज इसका कितना है, ओरिजिनल साइज, अब ये देखें, ये ये देखें, ये ओरिजिनल साइज है इसका 400 पे वो इमेज बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन उससे स्मॉल इमेज को छोटा करेंगे तो क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी, क्वालिटी नहीं होगी, कंप्रेस होगा इमेज। क्योंकि ओरिजिनल साइज कितना है उसका 400 है यार। 400 को इमेज को आप 200 पिक्सल में ले जाओ तो वो श्रिंक कंप्रेस कर देता है इमेज को, समझे। लेकिन पिक्सल तो गैप तो नहीं ना आने देता उसमें। जब आप इमेज का साइज बढ़ाते हो ना तो एक्चुअली वो पिक्सल साइज डिस्टेंस बढ़ रहा होता है। और आपने फर्स्ट ईयर में शायद आपने पढ़ा था कि पर स्क्वायर मीटर ऐसे इमेज का साइज निकलता होता था, ये स्क्वायर मीटर ऐसे, वो पढ़ा नहीं था। इमेज किस में कैलकुलेट होता था, पिक्सल में, और पिक्सल किस में आते हैं, स्क्वायर में। ये देखो, आपने कहा ना कि पिक्सल में हर पिक्सल जो है वो अपना एक डिस्टेंस, स्क्वायर में आपको वो डिस्टेंस कवर करता है, समझ गए। तो जैसे जैसे आप पिक्सल बढ़ाए जाएंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो। वो डेफिनेशन याद करो, वरना मुझे भी याद नहीं आ रही वो सही तरह। ले, अब आपने कंफ्यूज नहीं करना। एक तो ये कि आपने मीडिया क्यूरी में आपने जो अगर डिफाइन कर दी है ना उसकी विड्थ मैक्सिमम, तो वो उससे ऊपर, उससे नीचे नहीं जाएगा कि ऊपर नहीं जाएगा, उसके जितनी 100% पे अपने आप को जितनी विड्थ होगी उस पर मुताबिक एडजस्ट रखेगा। जैसे ही वो नीचे डाउन होना शुरू हो जाएगा तो वो अपने आप को स्टैक करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपने ओरिजिनल साइज जो है वो मेंटेन रखता है इमेज का, डाउन जितना मर्जी जाए। मीडिया क्यून में भी किया, जो ओरिजिनल साइज है वो मेंटेन रखता है, लेकिन उस समय वो रिस्पॉन्सिव करता है ऊपरी लेवल पे भी, इमेज को भी और बाकी टेक्स्ट को भी। वो ये इधर कहीं होगी ना वो, ये कौन सी थी, ये थी ना, ये देखो, इसमें वो स्टैक कर रहा है, नीचे आता है, यानी इमेज कम हो रहा है साइज, तो कर रहा है, करने दो। लेकिन बड़े के ऊपर वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है। इसमें जब आप बड़ा कर रहे हो उसका रिस्पॉन्सिव के विड्थ, तो वो अपना साइज ओरिजिनल पे आ जाता है, ये ओरिजिनल पे नहीं आता, ये अपने आप को फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव कर देता है। लेकिन इमेज जो है, ये ये देखें, ये छोटे पे तो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है रिस्पॉन्सिव, लेकिन बड़ा जब साइज आपको ओरिजिनल साइज से बढ़ा जाता है तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं कर रहा है, इसका ये नुकसान है। लेकिन जब आप 100% कर देते कि अपने आप को इमेज को हर लेवल पे एडजस्ट करे, तो छोटे पे तो हमें कोई इशू नहीं है। जो 400 से कम आए तो वो तो कर दे, कोई इशू नहीं। लेकिन जब 400 से अबव जाने लगता है, ये देखो, तो फिर इमेज क्वालिटी में भी फ़र्क आ जाता है। या तो फिर आप ओरिजिनल साइज़ का इमेज ही बहुत बढ़ा लें। इसीलिए कहते हैं कि इमेज जो आपने लिया है, अब आपके पास स्मार्टफोन है, देखें, एक इमेज भी आपने 48 मेगापिक्सल या 100 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, या बैक कैमरा जो रियर कैमरा है आपका वो 100 पिक्सल है, और जो फ्रंट कैमरा देखें वो कम होता है उसका साइज, वो कहते हैं 8 पिक्सल, 20 पिक्सल या 30 पिक्सल का है। तो फ्रंट कैमरे से आप पिक्चर लें तो उसकी क्वालिटी कम होती है, जो रियर जो आपका बैक पे जो कैमरा होता है उसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है। जब आप पिक्चर लेते हैं और सेव करते हैं तो उसका साइज़ क्यों एमबी में चाह रहे हो आप, क्यों? आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन जैसे आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे तो आपके इमेज का साइज़ बढ़ रहा है भाई। आप एमबी के फाइल को क्या करते हैं, फिर वो उस इमेज को कंप्रेस करते हैं किसी तरीके से।
आप पीएनजी में कन्वर्ट करते हैं कि इसका साइज़ कम करें। देखें, ये हमेशा याद रखना, जब इमेज को हम डिस्कस करेंगे ना, तो इमेज के ऊपर मैंने काफ़ी चीज़ें वैसे बता दी भी आपको, लेकिन जब डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि जब आप अपलोडिंग करते हैं ना वेबसाइट या कोई आपने क्या, आप एक ब्लॉग लिख रहे हो, उसमें आपने इमेज लाने, तो इमेज भाई आपने केबी में होने चाहिए। आपने होस्टिंग ली है, आपके पास 1 GB स्पेस है होस्टिंग की, वर्डप्रेस की वेबसाइट है, समझ रहे हैं? वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तो अगर आपके एमबी में इमेजेस हैं, 4 MB का एक इमेज है, और एक पोस्ट के ऊपर 5-5 इमेज लगा रहे हैं, तो 15 से 20 से 25 MB तो आपकी कंज्यूम हो रही है एक पोस्ट पे। और आपने 20 पोस्ट लगानी है उस वेबसाइट पे, तो आपकी जो बैंडविड्थ होस्टिंग की जो थी ना, स्टोरेज, वो बॉटलनेक होगी। बॉटलनेक क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? आपने 1 GB स्पेस ली है, समझ रहे हैं क्या? होस्टिंग, क्योंकि आपने छोटा सा पैकेज लिया, स्टार्टिंग में आपने छोटी सी वेबसाइट बनाई है, अब जैसे जैसे ग्रो करेगी तो आप अपना पैकेज भी रिन्यू करवाते रहेंगे, ठीक है? अब आपने एक पोस्ट लगा रहे हैं, उस वर्डप्रेस की वेबसाइट है, न्यूज़ की है सपोज करें, आपने पोस्ट लगाई, आपने कहा जी ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन में आपने कहा जी ये एक इमेज है, और फिर ये एक इमेज है। मैं इधर आपको एक साइट खोल के देता हूँ, न्यूज़ pk.pk। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ठीक है? लें जी, अब ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ये हर पोस्ट में इमेजेस लग रहे हैं इनके, ठीक है? अभी इसको इन्हें मैं हर लेआउट चेंज किए, इसने उर्दू इधर ले आया, ये कुछ काम इन्होंने किया है, ठीक है? ये देखें, ये पोस्ट है एक, अब हर पोस्ट में ये देखो ये इमेजेस लग रहे हैं। अगर ये 5-5 6-6 MB का इमेज ही है, तो आपकी जो स्पेस है 1 GB, ये तो सारी कंज्यूम कर जाएगी वेबसाइट, समझ रहे हैं? तो फिर हम क्या करते होते हैं, हम इमेज को कन्वर्ट करते हैं, उसकी किलो फोटोशॉप में ओपन करते हैं या कोई और टूल यूज़ करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। आप कोड में भी लिखेंगे कन्वर्जन, कंप्रेस करेंगे कोड में, अपने PHP कोड में, जब आप इमेज कोई यूज़र अपलोड करेगा तो आपने कोड लिखा होगा, उसको कंप्रेस कर देगा केबीज में, ठीक है ना? कि बजाय इसके कि आप एंड यूज़र को करें, तो आप खुद आपने कोड में आपने ऐसे करना। तो ये बात लंबी हो रही है, तो हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर, रिस्पॉन्सिव के ऊपर, ठीक है जी? इसको क्लियर करें। अब ये समझ आई चीज़, मैक्सिमम विड्थ और विड्थ देने का। लो जी, शो डिफरेंट इमेज डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर विड्थ, जो कहता है ब्राउजर की विड्थ हो उसके मुताबिक अपने आप को शो करो, ठीक है ना? अब ये पिक्चर का एलिमेंट हमने पढ़ा हुआ था, पिक्चर में आप कहते हो ग्रुप ऑफ पिक्चर्स को एक ही आपने जगह, आपने सोर्स एक हो और ग्रुप ऑफ पिक्चर्स को आपने एक जगह शो करना, तो आप फिर पिक्चर का एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं। उसमें आपने देखें सोर्स सेट देते हैं आप, और मीडिया बता देते हैं, हर एक का मीडिया अलग अलग है। ये 600 पिक्सल पे ये मैक्सिमम विड्थ पे आएगा, एडजस्ट करेगा, ठीक है? उसके नीचे ब्रेक होना शुरू हो जाए, स्टैक होगा ना, यानी कि अच्छा ये मैक्सिमम आज 3-4 इमेजेस हैं। अब देखिए इसका क्या बनता है, ट्राई करें इसको, इनको मैं बंद करता हूँ, ये नहीं, अब ये एक इमेज है, उस इमेज का, अब अब एक उन्होंने 600 पिक्सल सेट किया हुआ मीडिया क्यूरी, और मैक्सिमम वेट एक का 1500 पिक्सल है। इमेज फ्लावर डॉट JPG, एक ही इमेज है इन दोनों पे, ये देखो, ये दो साइज़ों के ऊपर अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। 1500 पिक्सल, ये देखो, ये इधर आके 15 बना तो इमेज चेंज हो गया। मीडिया क्यूरी क्या कह रही कि आपने मैक्सिमम विड्थ, ये देखो, आपने कहा ग्रुप ऑफ पिक्चर्स को एक ही जगह दिया आपने, और उस पिक्चर को आपने मीडिया क्यूरी से मैक्सिमम विड्थ सेट कर दी, कि वो जो इमेज जब अपीयर होगा ना, तो वो इस साइज़ के ऊपर अपीयर होगा, इसके नीचे उसने होना ही नहीं है। ऐसा ही है, ये देखें। अब ये जो इमेज है, 600 के नीचे ये अपीयर नहीं होगा। अब जाएं 600 के नीचे, तो ये वाला इमेज कोई अपीयर होना शुरू हो जाएगा, जिसकी ये आपने विड्थ ऑटो दी हुई है। कोई भी विड्थ हो तो आपने अपीयर हो जाना है। अच्छा ये देखो, ये
ऊपर कितनी आई वो देखो 600। इधर आपने देखना है यहाँ पे, ठीक है। ये ले 600 करें। जैसे ही आप 600 करेंगे तो कौन सा इमेज अपीयर हो रहा है, जो आपने कहा था 600 पे आपकी मीडिया क्यूरी लगा दी आपने, मैक्सिमम विड्थ आपकी 600 पिक्सल है, इसके ऊपर अपीयर होना है आपने। और एक आपने कहा जी मैक्सिमम विड्थ एक और इमेज शो होगा, तब होगा जब आपकी मैक्सिमम विड्थ 1500 पिक्सल होगी। तो ये अभी 1500 नहीं है, तो शो नहीं हो रहा। ये देखें, ठीक है। ये ले, अब मैं इसको 1500 पे लेके जाने लगा हूँ। ये देखो, समझ रहे हो चीज़ों को। अब 1500 के अबाव जितने भी होगा ये ओरिजिनल साइज के ऊपर शो होता रहेगा, समझ रहे हो। तो इसमें वो क्या कर रहा है, शो डिफरेंट इमेजेस डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर। जो विड्थ की ब्राउजर की विड्थ होगी है ना, आपने देखें, अब आपने वेबसाइट आपने ये अगर दी है ना, आपने कहा जी 1500 पिक्सल के ऊपर अगर ये वेबसाइट ओपन होती है लैपटॉप के ऊपर, यहाँ पर ये आप देखो उसका मकसद था ना उसको विड्थ देने का। ये देखो, आपने कहा जी अगर तो लैपटॉप के ऊपर ये वेबसाइट ओपन होती है तो आपने क्या करना है, ये वाला इमेज शो करवाना है। अगर आपकी विड्थ जो है वो टैबलेट के ऊपर शो होता है ये वाली विड्थ के ऊपर, तो आप हो सकता है ये वाला इमेज शो कर दें यहाँ पे, ठीक है। अगर आपकी विड्थ जो है वो मोबाइल स्मार्टफोन में है, अगर आपकी विड्थ स्मार्टफोन के ऊपर आ रही है तो आप ये इमेज शो कर देते हैं उसके ऊपर, समझ रहे हैं। तो इमेज देखें, इसी तरह हम आप अपने इमेजेस को रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं। इमेज की प्रायोरिटी भी चेंज, एक तो दो तरीके हमें वो पढ़े, एक आपने कहा जी आपके डिवाइसेस के मुताबिक आपने इमेज अपीयर होने हैं, आपने ऑप्शन दे दी 3 इमेज हैं, ऐसा ही है। ये लें, ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं। ये आपका लैपटॉप है, ये स्मार्ट, ये टैबलेट है और ये स्मार्टफोन है। तो 3 इमेजेस आपके पास ये हैं। एक अगर लैपटॉप पे ये शो होगा, टैबलेट पे ये शो होगा, और जो डिवाइस होगी उसके मुताबिक अपने आप एडजस्ट करेगा। ओके है। ये सिर्फ मैं कंसेप्ट रिस्पॉन्सिवनेस समझा रहा हूँ, और कोई चीज़ नहीं है कि इसको करना कैसे है, ठीक है ना। कि हम कोड के इसको तो देख ही नहीं रहे हैं, हम उसके करने का तरीका देख रहे हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि जी रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइजेस, आप टेक्स्ट साइज भी आपका रिस्पॉन्सिव, आप टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज में आप व्यू पोर्ट बता दो उसको, व्यू पोर्ट विड्थ। ये देखो, द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट विद VW यूनिट विच मीन व्यू पोर्ट विड्थ कितनी होगी वो। अच्छा, दैट वे द टेक्स्ट साइज विल फॉलो द साइज ऑफ द ब्राउज़र। जो ब्राउज़र का साइज होगा ना, फिर वो टेक्स्ट भी वही फॉलो करेगा। ये चीज़ आप नहीं ना लिखेंगे टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट अपने आप को रिस्पॉन्सिव नहीं करेगा। ये है वो कह रहा है। अब देखिए स्टाइल दिया आपने हेडिंग 1 का हेलो वर्ल्ड, अगर आपने VW साइज के साथ नहीं ना दिया तो 10 ही रहना उसने। वो स्मार्टफोन हो, वो टैबलेट हो, वो बड़ा साइज हो, तो उसने 10 ही रहना है। वो ना कम होना ना बड़ा होना है, नहीं होना। ये देखो अभी ये साइज हेडिंग 1 है ना, हेडिंग 1 को उसने VW करके उसने, ये देखो ये किया है ना, व्यू पोर्ट विड्थ दी है। अगर व्यू पोर्ट विड्थ दी है तो ये देखो, अगर ये देखो टेक्स्ट अपने आप को रीसाइज कर रहा है, ये ले, ये देखें कर रहा है, वो छोटा ही जा रहा है। ये टेक्स्ट की रिस्पॉन्सिवनेस है। ये क्या, जस्ट आपने क्या किया, आपने VW का कोड साथ लगाना है, समझ रहे हैं। लें जी, अब ये मीडिया क्यूरी मैंने समझा दिया आपको, इसको पढ़ना है अब मैंने आपको, ठीक है।
इसको डिटेल के साथ जब CSS आएगा ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मीडिया क्यूरी, ये तब हम डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। अभी तो मैं जस्ट आपको 1 लाइन में बता देता हूँ। डेमो हमने इसका देख लिया है। इन एडिशन टू रीसाइज टेक्स्ट एंड इमेजेस, या आपने टेक्स्ट और इमेजेस को अगर अभी रीसाइज करना है ना, एक तो 2 तरीके 3 तरीके हमने ऊपर देखे, जैसे व्यू विड्थ पोर्ट लगा दो, या उसको मैक्स साइज विड्थ की लगा दो, या विड्थ बता दो। कहता है इट इज़ आल्सो कॉमन टू यूज़ मीडिया क्यूरीज इन रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस। हम नॉर्मली वैसे मीडिया क्यूरी ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। विद मीडिया क्यूरीज यू कैन डिफाइन, विद मीडिया क्यूरी यू कैन डिफाइन कम्प्लीटली डिफरेंट स्टाइल फॉर डिफरेंट ब्राउजर, ठीक है। वो वही एक मिनट, resize the browser's window to see the 3 div element below will display horizontally on large screen and stacked vertically। ये वही चीज़ कि वो कहता है कि आप इसको अब चेक करके इसका साइज़ कम या बड़ा करके देखें इस चीज़ का। वो कहता है ये जो हॉरिजेंटल हो रहेगी इसके ऊपर जो आपने मीडिया क्यूरी साइज़ दिया होगा, और ये स्टैक बन जाएगी। स्टैक क्या, ये ऐसे चीज़ एक के ऊपर एक स्टैक होता है, ठीक है ना। तो ये स्टैक में जाएगी तब जब वो अपने साइज से कम होगी। जो मीडिया क्यूरी का साइज नहीं होगा ब्रेक कर देगा। तो समझ रहे हैं? अब इसको आपने ट्राई करके देख लें, ये देखें ये वही चीज़ है, ठीक है ना। मीडिया क्यूरी 800 पिक्सल दी है, तो नीचे 800 पिक्सल के स्टैक हो रहा है, और ऊपर वो अपने आप को एडजस्ट किए जा रहा है, बढ़ाई जा रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस है, ये ले, ये अब कितना मर्जी देखें ये करी जा रहा है ये। ओके, लें जी रिस्पॉन्सिव वेब पेज फुल एग्जांपल, ये है जी पूरे पेज की एग्जांपल। इसमें अब हेडर फुटर आपके लिंक्स टेक्स्ट साइज हर चीज़ हो रही होगी। ये ले, है ये, आ रही है, ये देखो। ये जब आपको अब इसमें मीडिया क्यूरी सेट की होंगी ना, ये की हुई हैं, ये देखो हर टैग एलिमेंट की उसने सेट की मीडिया क्यूरी कि इसके ऊपर आपने ये। अब जैसे ही मैं कम करता हूँ तो मेरे जो नेव बार है वो ऊपर हो जाती है, और ये एक सेक्शन टाइप बन जाता है ऐसे, ये देखो, समझ रहे। ये ले, ये पूरे वेबसाइट एक रिस्पॉन्सिव है। अब इसकी अगर आपने और बेटर अंडरस्टैंडिंग लेनी हो तो जितनी मैंने आपको ऊपर समझाया है इसका कोड सारा ओपन करके पढ़ें इसको, और इसको आपकी असाइनमेंट है कि आप इसको रन करें यहाँ पे, ठीक है, और डिफरेंट चेंजेस करके अपना कंसेप्ट क्लियर करें अपने, समझ रहे हैं जी। अब एक रिस्पॉन्सिवनेस वेब डिज़ाइन फ्रेमवर्क, एक तो W3 वालों ने दिया CSS, हमने ये नहीं देखना, ठीक है। अब एक हमने, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप पढ़ना है तो हम बूटस्ट्रैप की एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, ये इनकी एग्जांपल है, इन्होंने खुद अपनी CSS लिखी होगी। ये बूटस्ट्रैप की एग्जांपल है जिसमें एक पेज रिस्पॉन्सिव हुआ है। बूटस्ट्रैप का मतलब वन, अभी टाइम देखते हैं कितना है सिलेक्ट लें जी, 4 से 5 मिनट है। हम मैं ना आपको 1 लाइनर बूटस्ट्रैप का थोड़ा सा बता देता हूँ। बूटस्ट्रैप जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हो, ये एक फ्रेमवर्क है। इसमें हम नॉर्मली क्लासेस देते हैं। क्या देते हैं? क्लासेस और आईडी। किस में देते हैं? ठीक है ना। ये देखो, हर एलिमेंट में आप क्लासेस दोगे, ये क्लास है, या आप आईडी देते हो, ठीक है। बाकी इसकी विड्थ ये क्लास है। अब जस्ट मुझे मैंने डिव एलिमेंट दिया, उसमें मैंने कहा कि जंबो जंबो स्टॉन होता है वैसे, जंबो स्टॉन, अच्छा जंबो स्टॉन होता है क्या, कि आपने टेक्स्ट को बड़ा करके शो करना है। माई फर्स्ट बूटस्ट्रैप पेज, मैं आपकी लेआउट दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी अभी, ठीक है। किस मैंने इस डिव में मुझे जस्ट उस उन्होंने सब कुछ इसका कोड लिखा हुआ है पीछे, मैंने जस्ट क्लास क्लास कॉल करनी, जो मुझे चीज़ चाहिए होगी दिखानी, मैंने वो क्लास कॉल कर ली। अब मैंने एक कंटेनर बनाऊंगा, एक रो है, ठीक है। ये देखो, ये एक डिव कंटेनर है, ये वाला रो, कि ये कंटेनर, इसके अंदर 3 डिव हैं, एक ये 2 और ये 3, और ये कंटेनर क्लोज।
तो ये जो है ना, ये पूरी एक कंटेनर, ये ऐसे एक रो को रिप्रेजेंट करता है पूरी लेआउट में। ये रो है, इसको कह रहा है वो, कौन सी, ये वाली रो। और इस रो में कॉल एस